Bismillahirrahmanirrahim. The name of this poem, The Lake Isley of Innisfree by W.B. Yeats. I will rise and go now and go to Innisfree. Innisfree एक पीसफुल जगह जहाँ पर ये पोइट जो है वो जाना चाहता है, और ये एक ऐसी प्लेस है जो शहर से हट के है, इसलिए पोइट यहाँ पर जाना चाहता है एक फॉर ट्रैंक्विलिटी एंड फॉर पीस, सर्चिंग फॉर ट्रैंक्विलिटी एंड पीस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको पोइम को मैं पढ़ दूँ। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू द इनिसफ्री एंड अ स्मॉल cabin built there of clay and wetless made. Nine bean rose will all I have there. I have जो have है ना HIVE, ये जो have है इसको कहते हैं छत्ता। For the honey bee and live alone in the bee loud glade and I shall, यानी मैं वहाँ पर रहूँगा बीज के साथ, यानी छत्ते के साथ और बीज के साथ वहाँ पर मैं रहूँगा और खुशी खुशी वहाँ पर रहूँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और ये जो पीस है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बॉडी में यानी मेरी जिस्म में दाखिल होगा, मुझे सुकून मिलेगा जहनी तौर पर। इस तरह ये इसलिए लिखा हुआ है ड्रॉपिंग स्लो। So dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, और ये जो पीस है ये मेरे मतलब मुझे मिलेगा जब मॉर्निंग, वेल कहते हैं पर्दे को, जब मॉर्निंग का पर्दा हटेगा, जब रात आएगी और क्रिकेट की आवाज़ देखें। आपको पता है ना, जब नाइट आती है डार्कनेस होती है जहाँ पर, और जहाँ पर मोस्टली सुनसान जगह होती हैं वहाँ पर क्रिकेट जो है जिसको हम कहते हैं टिड्डी, जिसको हम टिड्डी बोलते हैं, इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। जो मिडनाइट है वो भी एक चमकदार है और जो नून है उसमें भी एक पर्पल ग्लो है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेंट्स विंग्स, और ये लिनेंट्स जो है ये एक जो है इंसेक्ट है, उसके विंग्स की बात हो रही है कि जो रात है वो उसके यानी उसके विंग्स से भरपूर होती है। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं हर दफ़ा मैं उठता हूँ और मैं जाता हूँ किधर, दिन और रात को उसी जगह इनिसफ्री। आई हेयर लेक वाटर, नहीं आई विल राइज एंड गो नाउ, और मैं जाऊंगा। ठीक है ना, ये अब उसका एक वो है, वो शुरू में भी है आई विल राइज, तो मैं जाऊंगा। ठीक है ना, आई विल राइज मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर भी है आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं ज़रूर वहाँ पर दिन और रात के लिए जाऊँगा। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और आई हेयर मैं सुनता हूँ जो उसकी मतलब ये इतना सुकून वाली जगह है कि वो ये पोइट कहता है कि मैं उसको सुन रहा हूँ, जो उसकी पानी की और शोर की जो साउंड है उसको मैं सुन रहा हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन दी रोडवे, वाइल आई स्टैंड ऑन दी रोडवे, जब मैं खड़ा होता हूँ रोडवे पे, और ऑन दी पेवमेंट ग्रे, और जो कि वो पेवमेंट है ग्रे। आई हेयर इट इन दी डीप हार्ट स्कोर, और ये मैं अपने दिल में ये इसकी जो सुकून है उसको महसूस करता हूँ। सही हो गया। अब हम इसके स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसको देखते हैं। I will rise and go now and go to the Innisfree and a small cabin built there for clay and wetless made. 9 beans rose will I have there. I have a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glide. अच्छा जी, अब इसकी पैराफ्रेजिंग है। आई विल गेट अप एंड गो टू द इनिसफ्री राइट अवे, हेयर आई विल बिल्ड अ स्मॉल cabin
मेड ऑफ क्ले एंड वोवन ब्रांचेस, ठीक है। ये वो मैं वहां पर क्या करूंगा, एक कैबिन बनाऊंगा यानी रहने के लिए। आई विल प्लांट 9 rows ऑफ बीन्स एंड कीप अ बी हैव। और मैं 9 रोज बनाऊंगा बीज के लिए। जो बीज होती है ना, जिसको हम काश्त करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लोबिया कहते हैं, बीन्स। तो ये बहुत डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो वो ये कहता है कि मैं इसकी काश्तकारी करूंगा और जो है छत्ता जो है शहद की मक्खी का, उसको भी मैं यानी रखूंगा। यानी उसकी प्रायोरिटी में ये भी है कि मैं उसको ख़राब नहीं करूंगा। हालांकि हनीज बी क्योंकि नुकसान देती हैं तो उसको लोग नहीं पसंद करते, लेकिन वो कहते हैं मैं उसको भी रखूंगा। एंड आई विल लिव पीसफुली बाय माई सेल्फ इन द क्वाइट ग्लाइड फिल्ड विद द साउंड ऑफ बीज। और वहां पर मैं, ग्लाइड का मतलब होता है खुश रहना, और मैं वहां पर बहुत पुरसकून रहूंगा और वहां पर मैं खुश रहूंगा। सेकेंड स्टेंजा में है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स dropping dropping from the veil of the morning of where the cricket sings, their midnights all a glimmer and a noon a purple glow, and even full of the linnet's wings. अब यहाँ पर जो है पोएट ये कहते हैं, there I will find true peace as I slowly settled around me like the soft morning mist drifting to where the cricket are singing। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसकी मुझे ज़रूरत है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। At midnight everything will shimmer faintly and at noon शिमर, यही जो है ग्लो जो है उसको इन्होंने शिमर लिखा है। और एट नून जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, पर्पल एट जो है नून का, मॉर्निंग को उन्होंने पर्पल कहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है, ये देखिए नून अ पर्पल ग्लो, तो उसको उन्होंने शिमर फेंटली एंड एट अ नून द लाइट विल टेक ऑन अ जेंटल पर्पल ह्यू। ये जो लाइट है वो जेंटल पर्पल ह्यू है। while evening will be alive with the filter of linnet's birds wings। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सेकेंड की। अब थर्ड की देख लेते हैं। I will rise and go now for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement grey I hear it in the deep hard score I will go। अच्छा, ये जो येलो लाइन आ रही है, ये देखें पैराफ्रेजिंग तो इसको मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ रिकमेंडेशन होती है जो एआई दे रहा होता है कि भाई जाहिर है मैं गूगल डॉक पे कर रही हूँ, तो गूगल डॉक पे जो इसका अपना एक होता है जो मुझे ऑप्शन देता है कि आप इस सेंटेंस को इस तरह चेंज कर लें, उस तरह चेंज कर ले। तो ये देखें, आपको पता भी चल रहा होगा, क्लिक फॉर रिकमेंडेशन, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे उसकी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको करेक्ट नहीं कर रही। लेकिन ये ब्लू लाइन है, आप इसको देख रहे होंगे, इट वुड बी विजिबल इन योर इन योर रिकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये इस वजह से आती है, क्योंकि जाहिर है वो डिफरेंट रिकमेंडेशन कर देते हैं कि आप सेंटेंस को इस तरह चेंज कर लें, इस तरह चेंज कर लें, लेकिन आई डोंट वांट दैट। अच्छा जी, अब आ गई आई विल गेट अप एंड मूव एज डे एंड नाइट। मैं देखें यही आ गया, ये फर्स्ट लाइन का आ गया। एंड आई हेयर द सॉफ्ट साउंड ऑफ वाटर लैपिंग एट द लेक्स एज, ठीक है, साउंड ऑफ द शोर आ गया। फिर इवन व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द बिजी रोड और ऑन द ग्रे पेवमेंट। आपको पता है पेवमेंट किसे कहते हैं? पेवमेंट फुटपाथ को कहते हैं। तो यहाँ पर पेवमेंट लिखा हुआ है, तो इसको आप फुटपाथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई हेयर इट क्लियरली इन द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, तो कोर ऑफ माई हार्ट को डेप्थ ऑफ माई हार्ट कर दिया है। तो ये हो गई इसकी पैराफ्रेजिंग। अब हम इसकी समरी की तरफ आ जाते हैं। समरी, इन द लेक Asle of Innisfree, the speaker expresses a deep yearning
टू यार्निंग कहते हैं जब भी आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं ना, यार्निंग का बेसिकली मकसद होता है बुनना, जैसे कोई स्वेटर बुनता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है बुनना। तो यहाँ पर वो बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर स्टोरीज को अक्सर हम यार्निंग और इस तरीके से हम बयान करते हैं कि यार्न, हालांकि होती वो डिस्क्राइब ही है, तो आप इसको इसकी मीनिंग को इसी तरह ले सकते हैं। एक्सप्रेस अ डीप yearning to escape the busy and noisy world of the city and find solace. Solace कहते हैं सुकून, in the peaceful नेचुरल सेटिंग ऑफ इनिसफ्री। जो इनिसफ्री की नेचुरल सेटिंग है, जो कि एक नेचुरल जगह पे कुदरती माहौल में बनी हुई है, तो वहाँ के इस पीस को वो बयान कर रहा है। आ स्मॉल इसलैंड, जो कि एक स्मॉल इसलैंड है। ही इमेजिन्स बिल्डिंग अ स्मॉल कैबन, लिविंग अलोन एंड इमर्सिंग का मतलब होता है डूब जाना, बिल्कुल एक मतलब उसमें खो जाना। himself in the tranquility of nature. He imagines, वो imagine करता है building a small, क्योंकि वो आगे ना देखिए, आपने देखा होगा will आ रहा है कि मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा, तो या मैं जाऊंगा, तो वो कह रहे हैं कि he imagines, वो imagine करता है building a small cabin, कि एक small cabin वहां पर बनाना, living alone, अकेले रहना, and immersing himself, और अपने आप को खो देना इन दी ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर, ये कुदरती सुकून में, ट्रैंक्विलिटी कहते हैं सुकून को, सुकून में, सराउंडेड बाय द साउंड ऑफ बीज, जबकि आपके पास सराउंड हो, आपके इर्द गिर्द बीज की साउंड हो, और किसकी साउंड हो, क्रिकेट की साउंड हो, और किसकी हो, एंड बर्ड्स, ठीक है, उनकी साउंड्स हो, तो आपको सुकून मिलता है। And speaker finds comfort in the idea of being away from the chaos. chaos कहते हैं अफरा तफरी। तो स्पीकर जो है वो फाइंड करता है, क्या फाइंड करता है, कंफर्ट इन द आइडिया ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम द chaos, कि वो ये कहता है कि मेरे लिए मैं ख्याल करता हूँ कि जब मैं इस chaos से, इस अफरा तफरी से दूर चला जाऊंगा, तो ये मेरे लिए बहुत कंफर्ट है, सुकून है। where he can reconnect with nature, जहां पर वो क्या होगा, reconnect होगा, दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा with nature and experience inner peace, और क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इनर पीस की, के अंदर उसको जहनी और अंदरूनी सुकून मिलेगा। even while in a city he is drawn to the sound of the lake, even while in the city, चलिए इसको पूरा कर देते हैं, longing for the serenity of inner free। अच्छा, even while in city, even कि वो अभी सिटी के अंदर है, लेकिन ये जो उसका है ना लेक, जो कहाँ पर है, इनर फ्री में है, इसलैंड में है, उसको वो लेक की जो साउंड है और जो उसकी सुकून है, सेरेनिटी है, जो उसकी सुकून और खूबसूरती है, वो उसको मतलब उसको सुकून दे रही है। अगर वो सिटी में भी है, वो उसको ड्रॉन टू साउंड, ठीक है, ही इज ड्रॉन टू साउंड, वो उसको खींच रही है, उसको बुला रही है, उसको सुकून दे रही है। अच्छा, अब हम इसके थीम की तरफ आ जाते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द longing for escape and peace through a return to nature. The central theme of the poem is the longing, कि वो ये बता रहे हैं कि जो है पोइट के लिए escape जो है, ये एक बिजी वर्ड से या बिजी सिटी लाइफ से उसका escape जो है, वो उसको क्या देगा, पीस थ्रू अ रिटर्न टू नेचर, के वो नेचर की तरफ वापस आएगा और उसको वो पीस देगा। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ फाइंडिंग सोलेस इन सॉलिट्यूड, और ये एक्सप्लोर करता है पोइट, ये पोइट या आप ये कह ले, इट लिखा हुआ तो यहाँ पोएम है, ठीक है ना, इट का मतलब है पोएम। तो पोएम क्या करती है, एक्सप्लोर करती है द आइडिया ऑफ फाइंडिंग सोलेस इन सॉलिट्यूड। यहाँ बेटा, यहाँ आप लोग
इट की जगह पोइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। द पोइट एक्सप्लोर्स, ठीक है, द आइडिया ऑफ फाइंडिंग सोलेस इन दी सॉलिट्यूड। वो ये कहता है कि ये मतलब मुझे मैं ये ख्याल करता हूँ कि मैं सोलेस पाऊंगा, सुकून पाऊंगा, कहाँ पर, सॉलिट्यूड में, तन्हाई में, अवे फ्रॉम दी प्रेशर्स एंड नॉइज ऑफ मॉडर्न लाइफ। और ये जो मॉडर्न लाइफ का प्रेशर है और जो नॉइस है, इससे मैं सुकून पाऊंगा। द पोएम आल्सो टचेस ऑन द पावर ऑफ नेचर टू soothe and heal the human spirit, offering a sanctuary from life's stress. अच्छा, the poem also touches on the power of nature. ये जो पोइट है ये क्या कर रहा है, ये बयान कर रहा है कि पावर ऑफ नेचर जो है ये आपको सूथ का मतलब होता है सुकून देना, एंड हील होता है रिपेयरिंग को। जब हम किसी भी कोई वुंड होता है उसको रिपेयर होता है या उसकी रिकवरी होती है तो हम उसको कहते हैं हील। तो ये क्या करता है, ये हमें सुकून देता है और हील करता है। ये हमारे वो जो नॉइसी सिटी था, सिटी लाइफ थी, उससे ये हील करेगा, ये हमें अच्छा कर देगा। द ह्यूमन स्पिरिट, किसको अच्छा कर देगा, ह्यूमन स्पिरिट को, यानी आपकी इनर को अच्छा कर देगा। ऑफरिंग अ सैंक्चुअरी फॉर लाइफ स्ट्रेस, जो कि आपको लाइफ स्ट्रेस से ट्रैंक्विलिटी फराहम करेगा और आपको एक बैलेंस दे देगा, हार्मनी दे देगा। अच्छा जी, सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द स्पीकर्स डिजायर टू विथड्रॉ फ्रॉम द फास्ट पीस artificial world and immerse himself in the simplicity and calm of nature. The central idea में क्या है, the poem is क्या कर रहे हैं कि स्पीकर की ख्वाहिश है कि withdraw from the fast pace, withdraw हो जाए, निकल जाए, कहाँ से, fast pace जो है artificial world की, and आर्टिफिशियल वर्ल्ड की जो फास्ट पेस है उससे ये निकल जाए, एंड इमर्स, और मदहोश हो जाए और डूब जाए, हिमसेल्फ इन द सिंप्लिसिटी एंड काम ऑफ द नेचर, और वो एक सादा जिंदगी की तरफ चला जाए जहाँ पर काम ऑफ नेचर, जहाँ पर सुकून है, नेचुरल वर्ड, जहाँ पर नेचुरल वर्ड है। ही envisions Innisfree is a place where he can experience peace, solitude and a deeper connection to the natural world. He envision, वो ये देख रहा है, वो ये महसूस करता है कि Innisfree जो है as a peace, कि वहाँ पर पीस है, where he can experience, जहाँ वो एक्सपीरियंस कर सकता है सुकून का, तन्हाई का, solitude and deeper connection to the natural world. और वहां पर उसके साथ क्या होगा, वो डीपर कनेक्टेड हो जाएगा नेचुरल वर्ल्ड से, विच स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू द ओवरवेलमिंग इन्वायरमेंट ऑफ द सिटी। और यहाँ पर वो ये भी बता रहा है, कंट्रास्ट क्या करता है, वो ये कहते हैं कि कंट्रास्ट किस चीज़ का है, यानी एक पुरसुकून नेचुरल लाइफ का और एक सिटी की बिजी लाइफ का। तो ये एक कंट्रास्ट है जो इस पोइम में है। तो कंट्रास्ट टू दी ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट ऑफ द सिटी, वो साथ इसके साथ कंट्रास्ट है इसका। दिस लॉन्गिंग फॉर नेचुरल पीस रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल डिजायर ऑफ हार्मनी एंड ट्रैंक्विलिटी। दिस लॉन्गिंग ऑफ नेचुरल पीस, ये जो इस नेचुरल पीस है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल डिजायर को ऑफ हार्मनी। वो एक आप अगर देखें तो वर्ल्ड में ये एक हार्मनी इसी तरह ही बनी हुई है कि एक बिजी लाइफ है और एक जो है काम एंड क्वाइट लाइफ है। तो ये हार्मनी जो है ये तभी बैलेंस होगी जब एक बिजी लाइफ से एक शख्स निकल के एक अपने आप को सुकून देने के लिए एक जगह पे जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि ये पोइट जो है ये आइडिया भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंट्रास्ट है इसके अंदर एक बिजी लाइफ का और एक जो है काम एंड कंफर्टेबल लाइफ का। तो ये एक हार्मनी है, हार्मनी कहते हैं बैलेंस को, एंड ट्रैंक्विलिटी है और इसके अंदर सुकून, यानी आप
गेट कर सकते हैं कि बिजी लाइफ से हट के सुकून में आप आ जाएं। अच्छा, फिर इसके बाद है इमेजरी। तो इमेजरी में है द पोएम इज रिच, द पोएम इज रिच इन विविड इमेजरी दैट अपील्स टू द सेंसेस। अच्छा, इसके अंदर बिल्कुल इमेजरी है, क्योंकि जो पूरी पोइम है वो पोइट अभी गया नहीं है, वो ये कह रहा है कि आई विल। तो जब आई विल आएगा तो इसका मतलब है ये इमेजिनेशन है, ठीक है। तो यस जो है पेंट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द पीसफुल सेटिंग इन द इनिस्फ्री विद डिस्क्रिप्शन लाइक, क्या क्या कह रहा है, स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड विजुअल इमेजरी, ठीक है। ये विजुअल इमेजरी है ना, क्योंकि वो अभी उसने बनाई तो नहीं है, वो सिर्फ इसको विजुअलाइज कर रहा है। आई हैव ऑफ दी हनी बी, ये भी वो विजुअलाइज कर रहा है। और ऑडिटरी इसके अंदर ऑडिटरी इमेजरी है। क्यों ऑडिटरी इमेजरी है? क्योंकि आप जब इसको कोई शख्स इसको पढ़ेगा, कोई बच्चा इसको पढ़ेगा, तो जो हाइव है उसको वो इमेजिन करेगा, और बीज की जो आवाज है तो वो ऑडिटरी इमेजरी में आएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद है मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। तो ये भी एक है विजुअल इमेजरी है। इवन फुल ऑफ द लैनेट्स विंग्स, ये ऑडिटरी और विजुअल इमेजरी है। देखें कि वो बता रहे हैं कि वो विजुअलाइज कर रहा है इन चीज़ों को, कि वो जो विंग्स किस तरह से हिलते हैं, फड़फड़ाते हैं। दीज इमेज help the reader vividly imagine the tranquil and idyllic scene the speaker desire. Alliteration, हम अब इस alliteration को देख लेते हैं। The repetition of the consonant sound is close proximity helps to create a musical रिदम एंड मूड। अच्छा, अलिट्रेशन होती क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, जो कि रिपीटेशन क्या होगा? फर्स्ट साउंड होगा। तो आप देखते हैं एग्जाम्पल इंक्लूड लेक वाटर लैपिंग। लेक वाटर लैपिंग, तो इसमें एल जो है, लेक में एल है और इसमें लैपिंग में एल है। तो द रिपीटेशन ऑफ द एल साउंड, और ये एल जो है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर है। इसके बाद है मेटाफर, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अच्छा, यहाँ पर पीस जो है कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ये मेटाफर है। पीस का कंपैरिजन है ड्रॉपिंग स्लो से। पीस इज कंपेयर टू समथिंग दैट फिजिकली ड्रॉप्स लाइक ड्रू एंड वाटर, implying a gradual and soothing process. The comparison is implicit as peace does not literally drop, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया repetition। repetition में देख लेते हैं कि the phrase I will rise and go now, तो ये repeat हुआ है, is repeated at the beginning and the end of the poem. Emphasize the, तो इसके अंदर repetition इसके अंदर मौजूद है। Emphasize the speaker's strong desire to like and find peace at Innisfree. This repetition underscore the urgency and the intensify of the speaker's longing. और ये इसकी intensify का मतलब होता है बढ़ाना, स्पीकर की लॉन्गिंग को बढ़ा रहा है। सिंबलिज्म, इनिस्फ्री इटसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ पीस, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि इनिस्फ्री जो है उसको उसने सिंबलाइज किया है एज ए पीस के, सिंप्लिसिटी है उसके अंदर, एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल है इसके अंदर, यानी इसके अंदर रूहानी सुकून है, ये आपको रिन्यू कर देगा। इट रिप्रेजेंट द आइडियलाइज्ड विजन ऑफ एन एस्केप फ्रॉम द
chaos ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो chaos है, अफरा तफरी है मॉडर्न लाइफ की, उससे एक escape का ये विजन देता है. Simplicity element like the bean rose have for the honeybee and linnet's wings symbolize harmony with nature. ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड की चीज़ें हैं कि वो प्लांटेशन करेगा, वो जो है हाइव हनी बीज को रखेगा, और लेनेट्स जो हैं इसके विंग्स की जो आवाज़ें आएंगी, ये सारी जो हैं ये सिंबलाइज कर रही हैं हार्मनी, जो विद नेचर के साथ एक हार्मनी, एक बैलेंस किस तरीके से होता है, रखना चाहिए, और इस बैलेंस की वजह से एक इंसान कितना कंफर्टेबल होता है. कंट्रास्ट इसके अंदर क्या है? दी कंट्रास्ट बिटवीन, दी कंट्रास्ट कहते हैं एंटीथेटिकल को. तो अगर एंटीथेटिकल भी अगर आ गया तो वो कंट्रास्ट ही को हम कहते हैं. द कंट्रास्ट बिटवीन द पीसफुल solitude of nursery and the noise of the city is central of the poem. The peaceful natural setting is described in contrast to the busy, grey and noisy environment of the urban world where the speaker currently reside कहते हैं रहने को, currently अभी हाल ही में. अच्छा जी, अब इस पूरे का मैं आपको बता दूं कंट्रास्ट क्या है इसमें, बिजी लाइफ का और कामफुलनेस होती है उस लाइफ का, यानी एक बिजी लाइफ का और एक नेचुरल लाइफ का इसके अंदर कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है. ठीक है, तो ये बताया गया है कि एक अर्बन लाइफ और एक रूरल लाइफ, जो रूरल लाइफ होती है, जो देहाती लाइफ होती है, उसी में ये सारी चीज़ें होती हैं जो पोइट ख्याल कर रहा है, विश कर रहा है कि मैं जो है ऐसी लाइफ में जाऊं. तो अर्बन और रूरल लाइफ का कंट्रास्ट है इसके अंदर, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एसोनेंस देख लेते हैं हम इसको. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस पे एसोनेंस पे. The repetition of the vowel sound creates a soft harmonious effect such as in dropping from the veils of the morning. The repetition of the O sound, आप देखें कौन सा ये क्या होता है, एसोनेंस में क्या होता है, इसमें होता है वोवल साउंड, रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड होती है इसके अंदर. तो यहाँ पर आप देख लें कि इसके अंदर रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड है. यस देयर इज. ड्रॉपिंग में ओ आ गया, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में ओ आ गया, तो द रिपीटिशन ऑफ द ओ साउंड इज देयर. दिस कंट्रीब्यूट्स टू द पोएम सूथिंग टोन एंड म्यूजिकलिटी. और ये क्या करते हैं, ये सूदिंग टोन और म्यूजिकलिटी जो है इसको ये लेके आता है. ठीक है, तो ये अब आपकी पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है, और आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.